नमस्कार। भारत का संविधान ये सिर्फ एक कानून की किताब नहीं है। सोचिए, ये एक जिंदा दस्तावेज है और आज हम इसी की कहानी को समझने वाले हैं, उन बदलावों के जरिए, यानी संशोधनों के जरिए, जिन्होंने हमारे लोकतंत्र, हमारे समाज और हाँ, हम सबकी जिंदगी को एक नया आकार दिया है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है ना, कि भाई 1950 में लिखा गया एक डॉक्यूमेंट आज के इस डिजिटल इंडिया को कैसे गाइड कर सकता है? क्या ये पुराना नहीं हो गया है? इसका जवाब छिपा है इसकी सबसे बड़ी ताकत में, और वो है बदलने की क्षमता। देखिए, ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है, और यही वो चीज़ है जो इसे आज भी इतना रिलेवेंट बनाती है। ये ताकत है अमेंडमेंट की, यानी संशोधन की। तो आज के इस सफर में हम कहां कहां रुकेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे कि संविधान आखिर बदलता ही क्यों है। फिर मौलिक अधिकारों की दिलचस्प कहानी जानेंगे। उसके बाद सत्ता के लिए जो असली संघर्ष हुआ उस पर नजर डालेंगे। फिर देखेंगे कि आम नागरिक के हाथ में क्या ताकत आई, और आखिर में आज के आधुनिक भारत के संशोधनों को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला सवाल, संविधान बदलता क्यों है? भाई सीधी सी बात है, क्योंकि इसे एक लिविंग डॉक्यूमेंट की तरह बनाया गया था, किसी म्यूजियम में रखने वाली चीज की तरह नहीं। इसका मतलब यह है कि हमारा संविधान वक्त के साथ कहीं जम नहीं जाता। नहीं, इसे बनाया ही गया है देश के साथ साथ बढ़ने के लिए, नए हालात में ढलने के लिए। इसे एक पत्थर की मूर्ति की तरह मत देखिए, बल्कि एक बढ़ते हुए पेड़ की तरह समझिए, जिसकी जड़ें तो अपनी जगह मजबूत हैं, पर उसकी शाखाएं वक्त के साथ फैलती हैं, नई दिशाओं में जाती हैं। चलिए, अब आते हैं कहानी के सबसे सबसे जरूरी हिस्से पर, मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स। ये वो अधिकार हैं जो हम सबको मिले हैं। लेकिन इनकी कहानी, अरे वो कोई सीधी सपाट सड़क नहीं है। ये तो उतार चढ़ाव से भरी एक पूरी यात्रा है। और ये कहानी शुरू होती है संविधान लागू होने के ठीक 1 साल बाद ही, 1951 में। सोचिए, पहले ही संशोधन ने बोलने की आजादी पर उचित प्रतिबंध यानी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए। इसके पीछे का आइडिया यह था कि किसी की व्यक्तिगत आजादी और देश की सुरक्षा के बीच एक बैलेंस बना रहे, और सच कहूं तो ये बहस आज तक चल रही है। इस बैलेंस का सबसे बड़ा और दिलचस्प उदाहरण है संपत्ति का अधिकार, और राइट टू प्रॉपर्टी। दशकों तक सरकार और अदालतों के बीच एक खींचतान चली। सरकार जमींदारी खत्म करना चाहती थी, भूमि सुधार लाना चाहती थी, और इसके लिए संशोधनों के जरिए व्यक्तिगत संपत्ति के अधिकारों को लगातार सीमित किया गया। और फिर आखिरकार 44th संशोधन ने तो इसे मौलिक अधिकारों की लिस्ट से ही हटा दिया। अब इसका मतलब यह था कि यह कोई ऐसा अधिकार नहीं रहा जिसे छीना ही ना जा सके। सरकार जनहित में संपत्ति ले सकती थी, हाँ, लेकिन एक कानूनी प्रक्रिया के तहत। यह एक बहुत बहुत बड़ा बदलाव था। और अब आता है हमारी कहानी का सबसे नाटकीय मोड़, एक ऐसी संवैधानिक खींचतान जिसमें सवाल था, असली शक्ति किसके पास है, संसद के पास या सुप्रीम कोर्ट के पास? ये संघर्ष 1971 में 24वें संशोधन के साथ एकदम एक नए लेवल पर पहुंच गया। इससे पहले तक सुप्रीम कोर्ट ये कहता आ रहा था कि संसद मौलिक अधिकारों में छेड़छाड़ नहीं कर सकती, लेकिन इस संशोधन के बाद संसद ने खुद को ये असीमित शक्ति दे दी कि वो संविधान के किसी भी हिस्से को बदल सकती है, यहां तक कि हमारे मौलिक अधिकारों को भी। एक तरह से संसद ने खुद को सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर रख दिया। और ये शक्ति अपने चरम पर पहुंची इमरजेंसी के दौरान। तब पास हुआ 42वां संशोधन। इसमें इतने ज्यादा और इतने बड़े बदलाव किए गए कि इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान तक कहा जाने लगा। ऐसा लगा मानो संविधान के मूल चरित्र को ही बदलने की कोशिश की जा रही हो। इस एक संशोधन ने संविधान की प्रस्तावना में ही समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द जोड़ दिए। ये भारत के मूल सिद्धांतों में एक बहुत बड़ा फेरबदल था। इतना ही नहीं, इसने कई कानूनों को अदालती समीक्षा से बाहर कर दिया और मौलिक अधिकारों के ऊपर राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों को ज्यादा अहमियत दे दी। ये टाइमलाइन इस पूरी खींचतान को बहुत साफ दिखाती है। देखिए, 1971 और 76 में संसद ने अपनी शक्ति को बढ़ाया। फिर 1978 में 44वें संशोधन ने थोड़ा ब्रेक लगाया और शक्ति के संतुलन को वापस लाने की कोशिश की। और ये खेल आज भी जारी है। हाल ही में 2014 में देखिए, जब संसद ने 99वें संशोधन से जजों की नियुक्ति पर कंट्रोल करने की कोशिश की, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसे रद्द कर दिया, ये कहते हुए कि यह न्यायपालिका की आजादी पर हमला है। लेकिन रुकिए, संशोधनों की कहानी सिर्फ सत्ता के इस संघर्ष की नहीं है। इसकी एक और कहानी भी है,
और वो है सत्ता को आम आदमी तक पहुंचाने की, लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की। जरा सोचिए, 61वें संशोधन ने सिर्फ एक छोटा सा बदलाव किया। वोटिंग की उम्र 21 से घटाकर 18 कर दी। पर इसका असर ये हुआ कि एक झटके में करोड़ों युवा भारतीय मतदाता बन गए। उन्हें अपनी सरकार चुनने की ताकत मिल गई। ये लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा विस्तार था। फिर आया साल 1992। 73वें और 74वें संशोधनों ने सत्ता को दिल्ली और राज्यों की राजधानियों के बड़े बड़े दफ्तरों से बाहर निकाला और उसे सीधे गांवों और शहरों तक पहुंचा दिया। पंचायतों और नगर पालिकाओं को पहली बार संवैधानिक दर्जा मिला। मतलब अब स्थानीय लोग अपने गली, मोहल्ले, गांव के मुद्दों पर सीधे फैसले ले सकते थे। और अब आखिर में चलिए देखते हैं कि 21वीं सदी की नई चुनौतियों, खासकर आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करने के लिए हमारा संविधान कैसे बदला है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है 101वां संशोधन, जिसने जीएसटी यानी वस्तु एवं सेवा कर को लागू किया। इससे पहले भारत में टैक्स का एक बहुत ही उलझा हुआ जाल था। जीएसटी ने एक देश एक टैक्स की सोच के साथ भारत को एक सिंगल मार्केट बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम उठाया। और हाल के सालों में सामाजिक न्याय यानी सोशल जस्टिस का मुद्दा भी संशोधनों के केंद्र में रहा है। 102वें संशोधन ने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक ताकत दी। 103वें ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण का रास्ता खोला। 104वें ने SC/ST आरक्षण को आगे बढ़ाया और 105वें ने राज्यों को यह शक्ति वापस दी कि वो अपनी पिछड़ा वर्ग की लिस्ट खुद बना सकें। ये सब क्या दिखाता है? यही कि बराबरी को लेकर जो बहस है वो आज भी कितनी जिंदा और कितनी जरूरी है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि हमारे संविधान की असली ताकत उसके स्थिर होने में नहीं, बल्कि उसकी बदलने की क्षमता में है। ये कोई ऐसा लंगर नहीं है जो हमें अतीत से बांध कर रखें, बल्कि ये तो एक नाव की उस पाल की तरह है जो वक्त की हवा के साथ खुद को एडजस्ट करती है ताकि हम भविष्य की ओर आगे बढ़ सकें। और संशोधनों की ये कहानी, ये सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। जैसे जैसे भारत आगे बढ़ेगा, इसका संविधान भी इसके साथ साथ विकसित होता रहेगा। तो सवाल ये है कि भविष्य में कौन से नए अधिकार, कौन से नए संघर्ष और कौन से नए विचार इस महान दस्तावेज का अगला अध्याय लिखेंगे। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको सोचना चाहिए।